हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुवेरा। तो इसमें वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 को कंप्लीट, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस पार्ट 2। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, वो क्या करती है, कैसे मूव होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी अब तक। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब सवाल आता है ग्रेडेशन करता कौन है। तो सिंपल एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, इसको एजेंट्स करते हैं उसके। ठीक है, ये नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो अर्थ की सरफेस को शेप देते रहते हैं, रॉक्स को इरोड करते हैं, मटेरियल्स को इधर से उधर लेकर चलते हैं। कि इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करके और उन्हें कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं, और कहीं पे जब वो चलते हुए आते हैं तो इरोजन भी करते हैं। ठीक है, जैसे है रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब। ठीक है, तो इनका काम यही है कि लैंडफॉर्म्स को मॉडिफाई कर देते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये एक्चुअली अर्थ को शेप देने में। ठीक है, अलग अलग। तो पहला एजेंट है वो पढ़ेंगे हम रनिंग वाटर का। ठीक है, तो रनिंग वाटर क्या है, जो अर्थ की सरफेस को शेप देने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये है रनिंग वाटर। ठीक है, जब रेन वाटर रिवर्स हाई एरिया से लो एरिया की तरफ फ्लो करते हैं ना, जैसे, तो तब क्या होता है, वो अपने साथ रॉक और सॉइल को भी ले जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। ये इसके अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ठीक है, अपर कोर्स जब ये ऊपर स्लोप्स पे से पानी आ रहा है, मिडिल फिर जब वो बीच में जहाँ पे रिवर स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और लोअर कोर्स जो ग्राउंड पे नीचे अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स हो गए, डेल्टाज बनते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, ये रनिंग वाटर का कुछ है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो इससे क्या होता है, स्पीड कम होने पे उन्हें डिपॉजिट कर देती है। जब वाटर की स्पीड कम हुई, वो डिपॉजिट हुए। ठीक है, और इसी वजह से जो रनिंग वाटर है वो काफ़ी सारे उससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे वी शेप वैलीज हो गई, वाटरफॉल्स हो गए, मींडर्स हो गए, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है मींडर्स। तो मींडर्स जो है ये कर्व्ड काइंड ऑफ बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो रिवर टाइप के होते हैं, जिसका इसका एग्जांपल भी क्या है, गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर भी एक क्या है, मींडर है जो बनी हुई है। और इनकी स्पीड कम होने लगती है तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते बन जाते हैं, वो बेंड होना शुरू कर देती है। इन कर्व बेंड को मींडर्स बोलते हैं। बाहर वाली साइड पर इरोजन होती है इनके, जबकि अंदर वाली पे डिपोजिशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाटरफॉल पे। वाटरफॉल जो है तब बनता है जब रिवर के रास्ते में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों होते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट रॉक जो है वो जल्दी इरोड हो जाता है, लेकिन हार्ड रॉक जो है वो धीरे धीरे इरोड होती है, और इसी वजह से एक स्ट्रीप ड्रॉप बन जाता है वाटरफॉल का। ठीक है, और रिवर का पानी ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और इसी को जो स्टीप होती है उसे वाटरफॉल कहते हैं। लास्ट है डेल्टा। तो अब रिवर का जो लास्ट सफ़र होता है वो उसे देखते हैं। तो जब रिवर, समुद्र, किसी बड़ी नदी मिलती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, आगे जाके बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। स्पीड कम होते ही रिवर अपने साथ लाए हुए सैंड और सेडिमेंट्स को वहीं पर सब इकट्ठा कर देता है वो। ठीक है, और धीरे धीरे जो डिपॉजिट होते हैं ये एक ट्रायंगल या फैन जैसी शेप ले लेते हैं, और जिसे डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा की मिट्टी, जो यहाँ की मिट्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और इसीलिए एग्रीकल्चर यहाँ होती भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल देख रहे हो, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वेव्स एंड करंट्स पे। ठीक है, अब ये वेव्स और जो करंट्स है ये फॉर्म करते हैं कोस्टल एरियाज़ को फॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इसे शेप करते रहते हैं। सी वेव्स जो है कोस्ट से टकराकर रॉक्स को तोड़ती है, जब सी की वेव्स आती है बहुत ज़ोर से, और इसी प्रोसेस से जो है इरोजन होता है। जो मटेरियल टूटकर निकलता है, वेव्स उसे ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती हैं। ठीक है, और बाद में इसे डिपॉजिट भी कर देती हैं। अब इसी प्रोसेस से क्या है, ब्यूटीफुल कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं हमारे, जैसे सी क्लिफ्स है, सैंड बार्स है, सी आर्क्स है, और ये सी स्टैक्स है। ये सब चीज़ें हमारी बनकर तैयार होती है, और ये मोस्टली टूरिज्म, फिशिंग, कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट बात करें बीच और कोस्टल इरोजन की। तो बीच जो है वो सैंड, पेबल्स, और जब वेव्स इनको लेकर आती है, इकट्ठा करती है, तो वहाँ पे एक ऐसे डिपोजिशन हो जाती है जिससे
हम बाद में बीच का नाम दे देते हैं, ओके। और ये टूरिज्म फिशिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल इरोजन की बात करें तो क्या होता है कि जब वेव्स और टाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आते हैं तो वो कोस्टल को इरोड कर देते हैं, ठीक है। बट इनका इरोजन जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, जैसे वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केव, सी आर्क। यहाँ पे मैंने एक ही पिक्चर दी है, ठीक है। ये कोस्टल इरोजन हो जाता है तो ऐसे कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ये कोस्ट की शेप चेंज कर देता है। और देन नेक्स्ट, ये कोस्टल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लेशियर्स पे। तो ग्लेशियर्स जो है ये काफ़ी बड़े बड़े आइस के कह लो कि आइस के टुकड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और ठीक है। और ग्लेशियर्स जो है इनसे इनकी जो मूवमेंट होती है धीरे धीरे, ये काफ़ी धीरे मूवमेंट होती है इनकी, बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहे होते हैं ये, ठीक है। अपने साथ रॉक्स और जो भी सेडिमेंट्स होता है उसको सबको इकट्ठा घसीट कर लेकर आते हैं। और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से जो है ना इरोजन भी हो जाती है और वही डिपोजिशन भी हो जाती है। और इसी से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जैसे यू शेप वैली, सर्क और मोरेन, ये सब, ठीक है। मोरेन हमें अलग से दिया हुआ है इसमें। ये जो काफ़ी बड़े रॉक्स और सेडिमेंट्स होते हैं ना जो ग्लेशियर्स अपने साथ लेकर आते हैं, तो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह तो जाके क्या बनती है, हमारी मोरेन बन जाती है, ठीक है। और मोरेन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे लेटरल, मीडियल, टर्मिनल और ग्राउंड। तो मैं बताती हूँ, लेटरल जो है जब ग्लेशियर के दोनों साइड पर डिपोजिशन होता है तो वो लेटरल मोरेन हो जाती है। जब ग्लेशियर्स के एंड पे जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है वो टर्मिनल मोरेन होती है। और जब दो ग्लेशियर्स मिलते हैं तो उनके बीच एक डिपॉजिटेड मटेरियल को मीडियल मोरेन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट, जब ग्लेशियर के नीचे या पूरे एरिया में फैली हुई जो डिपॉजिट्स होती हैं उसको ग्राउंड मोरेन बोलते हैं, ठीक है। ये पास्ट मूवमेंट्स ऑफ ग्लेशियर को इंडिकेट करती है कि वो कैसे आ रही थी, ठीक है, कि बीच में डिपोजिशन हो रहा था, दोनों साइड हो रहा था, तो ये वो बताती है। नेक्स्ट आते हैं विंड पे। तो विंड क्या है, अब विंड जब चलती है इसके भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करने में वो करती है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एजेंट है ग्रेडेशन का, और ख़ास तौर पे डेजर्ट और ड्राई रीजन्स में लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। जब तेज़ हवा चलती है तो वो लूज सैंड होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सारे बनाती है, जैसे यहाँ देखें यारडैंक, वेंटिफैक्ट, डिफ्लेशन हॉलो, ड्यून्स। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हो कैसे जो है हवा भी कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब विंड की इरोजन से कुछ खास लैंडफॉर्म बनते हैं जो होते हैं यारडैंक एंड वेंटिफैक्ट, ठीक है। और वहीं डिपोजिशन की वजह से सैंड ड्यून्स और डिफ्लेशन हॉलो या लूजेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि डिपोजिशन हो जाता है एक जगह इकट्ठा। और इसीलिए डेजर्ट एरिया का जो लैंडस्केप होता है वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि हवा लगातार सेम नहीं रहती है, वो अपना काम करती रहती है, वो कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये ड्राई रीजन्स में कॉमनली होती है। नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड वाटर। तो अब अंडरग्राउंड वाटर भी जो है जी लैंडफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। जब रेन वाटर ज़मीन के अंदर तक सीप करता है तो वो लाइमस्टोन जैसे सॉल्युबल रॉक्स को धीरे धीरे डिसॉल्व करने लगता है। अब इसी प्रोसेस को कहते हैं केमिकल इरोजन, केमिकल वेदरिंग या इरोजन, ओके। और सबसे कॉमन जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं जब सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है उसके बाद लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे केव्स बनती है अंदर, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये गुफाएं काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर ऐसे वो बन जाते हैं। और ये जैसे ये पिक्चर में देख रही हूँ ये है, ठीक है, स्टैलेसाइट्स बनते हैं, ये देख रहे हो, ये ऐसे काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स वहाँ पे नीचे भी बनते हैं। सिंक होल्स, ये सिंक होल्स है जो अंडरग्राउंड रिवर्स भी बनते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के एक्शन से बनते हैं ये लोग, ठीक है। और हाँ जी, तो अब तक हमने देखा कि लैंडफॉर्म्स फॉर्म हुए इतने ब्यूटीफुल, ठीक है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन की वजह से। अब जो नेचुरल प्रोसेस है ना, इनसे कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिज़ास्टर भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म्स और डिज़ास्टर्स, ठीक है। तो पहला आता है लैंडस्लाइड्स। तो इसमें पिक्चर को देखो कि कैसे देख रहे हैं कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ऊपर से टूटकर नीचे की तरफ आ रहा है और इसके साथ रॉक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। स्लाइड पाथ देख रहे हो आप, इसके साथ रॉक्स भी आ रहे हैं और पेड़ भी स्लाइड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से।
अब ये होता है जब हेवी रेनफॉल की वजह से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, ये अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटी स्लोप को अनस्टेबल बना देती है। तो जो वहाँ पे मटेरियल होता है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है और इसलिए पूरा स्लोप अपनी जगह छोड़कर पूरा ही नीचे आ जाता है। और ये नीचे देखो डिपॉजिट मटेरियल हो गया ये सब। अब इसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाती है, हाउसेस डैमेज होते हैं कितने सारे, ठीक है। और उनका कॉजेज़ हेवी रेनफॉल और अर्थक्वेक ज़्यादा है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो हमेशा से है ही। मिटिगेशन की बात करें तो मिटिगेशन पहली बात तो वो स्टेप्स है जो इनका इफ़ेक्ट होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके मिटिगेशन यही है कि एफॉरेस्टेशन, जितने पेड़ हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, कंट्रोल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एवेलांचेस, ठीक है। एवेलांचेस जो है, पिक्चर देखते हैं। इसमें क्या है, ये माउंटेन का जो ऊपर लेयर है स्नो का बहुत बड़ा हिस्सा देख रहे हो, ये टूट कर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी सडन मूवमेंट को स्नो का एवेलांचेस बोलते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे हेवी स्नोफॉल हुई है या कभी कभी अर्थक्वेक, तेज़ हवा, और जब टेम्परेचर में चेंज जाता है तो जो स्नो का काफ़ी बड़ा लेयर होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, वो ऐसे ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में नीचे आ रहा होता है, ठीक है। पूरी जो साथ में स्लोप है वो पूरी स्लाइड कर देती है, ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख भी रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और जब ये इतनी ज़ोर से आएगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट में डिस्ट्रप्शन होगा, रोड, सेटलमेंट्स, लोगों की लाइफ को कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे एक्टिव वार्निंग सिस्टम्स जो है वो होने चाहिए जिससे पहले पता चल जाए। नेक्स्ट जो है ग्लोव्स है, जैसे पहले देखो इसको भी, ये यहाँ पे जो ग्लेशियर के पास, बिल्कुल पास में एक लेक बनी हुई है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है इस लेक का जो पानी है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, लेवल बढ़ जाता है। अब किसी वजह से जब पानी बढ़ रहा है उस वजह से अगर यहाँ का नेचुरल डैम टूट जाए तो पानी जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। उससे जो है फ्लड जैसी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब पानी जो है एकदम से बढ़ेगा जब और बाहर आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो डाउन स्ट्रीम एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड जैसी कंडीशंस आ जाएंगी, विलेज, रोड्स, ब्रिजेस, सारी चीज़ों को डैमेज होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का जो भी है वो भी लॉस होता है, ठीक है। इसीलिए इनको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है जो ग्लेशियर के आसपास आइलैंड्स होते हैं, और वार्निंग सिस्टम तो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन भी जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान से और कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो अब ये है लास्ट, डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है। यहाँ देखो डस्ट स्टॉर्म जो है कुछ ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से बहुत सारी डस्ट और सैंड हवा में उड़ रही है, ठीक है। और यही सिचुएशन डस्ट स्टॉर्म कहलाई जाती है। और ये मोस्टली ड्राई और डेजर्ट रीजन्स में देखने को मिलता है जहाँ पे मिट्टी ड्राई और काफ़ी लूज़ होती है कि हवा आई और मिट्टी उड़ना शुरू, ठीक है। और बहुत तेज़ हवा चलती है तो डस्ट को काफ़ी ऊपर तक उड़ा कर ले जाती है, ठीक है। इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, काफ़ी एरियाज़ तक कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। रोड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अफेक्ट हो जाता है ऑब्वियसली साथ के साथ ही, ठीक है। और सॉइल इरोजन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है डस्ट स्टॉर्म्स के होने के बाद, ठीक है। इसका मिटिगेशन यही है, एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट्स और प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट होना चाहिए क्योंकि वहाँ का सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है, ठीक है। और सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे होते हैं। तो जी इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। चैप्टर में यही सब था, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स ये सब। अब नेक्स्ट मैंने दिया है चैप्टर मैप, जो बहुत इजीली, जो मतलब एक वो ना पॉइंटर्स, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार इसको पढ़ लेंगे, ये सारा पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा इसको पढ़कर, ठीक है। बट पॉइंट्स पढ़ने मत भूल जाना, उसे भी पढ़ लेना, ओके। सो ये हो गया चैप्टर हमारा ख़त्म यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडुव्यूरा सपोर्ट्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।